रेंज किस तरीके से निकालेंगे, कॉम्पोजिट फंक्शन का किस तरीके से रेंज निकालेंगे, वेरिएबल्स को किस तरीके से, अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर, सिंपल मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स बता दिए। ओके, अब बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना है वो है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग रेंज किस तरीके से निकालते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक इज बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों यूजिंग रेंज बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। यूजिंग क्या हो जाएगा, रेंज by using substitution रेंज बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। क्लियर भाई, तो सब्स्टिट्यूशन का यूज करके अपने को रेंज किस तरीके से निकालनी है वो है अगला। ओके, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझते हो भाई, कुछ वैल्यू पुट करनी है अपने को। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अपने को कुछ ना कुछ वेरिएबल की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर, तो पहला जो पॉइंट है बच्चों इसके अंदर वो ये है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि भाई अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो ऑल वेरिएबल टर्म्स शुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो फर्स्ट इज ऑल वेरिएबल्स should be present in the form of single variable form। ऑल द वेरिएबल्स शुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वेरिएबल फॉर्म। ठीक है ना, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके पास, जितने भी वेरिएबल हैं आपके पास, 2 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं, वो सब के सब एक ही फॉर्म में आने चाहिए। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्लियर, ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सभी वेरिएबल एक ही फॉर्म में आने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ओके, तो अगर मैंने बोला कि if all variables can be expressed या फिर can be expressed in terms of fx, then put fx is equals to t। क्लियर, तो fx को क्या करना है अपने को, t पुट करना है। क्लियर, तीसरा क्या हो गया, फाइंड अलाउड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ t, find allowed set of values of t, यानी कि रेंज ऑफ fx। क्लियर, ओके, देन फाइंड अपने को क्या करना है, अलाउड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ t निकालना है। ओके, इन द अलाउड रीजन। ठीक है ना, अब अलाउड रीजन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा अभी कि अलाउड रीजन क्या है। क्लियर, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये समझो कि भाई पहला पॉइंट ये है कि आपके पास अगर एक से ज्यादा वेरिएबल अगर प्रेजेंट है तो उन्हें सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब मान लो कि आपका जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, वो fx में रिड्यूस हो गया, मान लिया, तो उसके बाद fx को t मान लो। अब fx को t मानने के बाद आप t का रेंज निकाल लो इन द अलाउड रीजन मतलब कि जो आपने t माना है वो कहां तक जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्वेश्चन से क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला बच्चों यहां पे, मैंने बोला फाइंड द रेंज ऑफ 9 की पावर x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 7। क्लियर, तो फाइंड द रेंज ऑफ 9 की पावर x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 7। क्लियर, इसका रेंज निकालना है अपने को। तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका रेंज निकालेंगे हम। तो मैंने बोला यार यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 3 की पावर x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x प्लस 7। भाई 9 की पावर x को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर x का होल स्क्वायर, 3 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो माइनस 4 इंटू 3x प्लस 7। क्लियर, बात आ गई समझ में।
ओके, ये लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें मैंने बोला कि यार 3 की पावर x को ना आप t मान लो। भाई मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया ऐसे 3 की पावर x में, अब 3 की पावर x को मैंने t मान लिया। अब यार 3 की पावर x जो होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब t की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या हो सकती है, वो आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ सकती है। भाई 3 की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मतलब t जो है वो आपका 0 से इन्फिनिटी में ही लाई कर सकता है सिर्फ, क्योंकि 3 की पावर x हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई होगा। तो अब ये जो एक्सप्रेशन था आपके पास वो कितना बन जाएगा, t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 7। अब मतलब मुझे इसका रेंज निकालना है। ओके, अब इसका रेंज कैसे निकलेगा, तो मैंने बोला पहले मैंने बोला रेंज ऑफ, मैंने क्या बोला, रेंज ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t, इसका रेंज निकालो आप। तो टी स्क्वायर माइनस 4t का रेंज कैसे निकलेगा बच्चों, या टी स्क्वायर माइनस 4t का रेंज ऐसे निकलेगा कि आपने क्या किया, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 4t है ना, इसे ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे t की वैल्यू जो आएगी वो 0 और 4 आएगी, तो यहाँ पे मतलब 0 होगा कहीं पे, यहाँ पे मतलब 4 होगा, और ये आपका t एक्सिस हो गया। क्लियर, तो ये जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। भाई ये तो इस तरीके से बनेगा, हाँ या ना, आराम से सोच, अरे ये क्या हो गया, ठीक, ये तो इस तरीके से बनेगा ना बच्चों, ऐसे जाएगा। भाई ये किसका ग्राफ है, ये है टी स्क्वायर माइनस 4t का ग्राफ है या नहीं। अच्छा, उसने बोला कि t की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक ही हो सकती है सिर्फ। अच्छा, इसके बीच में जो वैल्यू आएगी यहां पे ये हो गया y एक्सिस। ये अपने पास y एक्सिस आ गया। अब अपनी जो t की वैल्यू है ना वो 0 से ये आ सकती है, तो 0 से बीच में, इसके बीच में जो ग्राफ होगा आपका कंसीडर होगा वो कौन सा वाला ग्राफ होगा। भाई t क्या है अपने पास, t इज ओनली फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो t अगर 0 से इन्फिनिटी है तो मतलब ये वाला ग्राफ ही आपका रीजन होगा, वैलिड रीजन। ये वाला जो ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये मैंने जो सेटेड किया है यहाँ पे, ये वाला जो ग्राफ है वही अपना रीजन आएगा बच्चों। समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्लियर। तो ये वाला अपना रीजन हो जाएगा यार, इसके अंदर मतलब यही ग्राफ है अपना, इससे पहले वाला ग्राफ कंसीडर ही नहीं होगा। अब इसमें अगर आप इसके रेंज की बात करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 पे आएगी वैल्यू, और 2 पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी, अरे मिड पॉइंट के बीच में होता है ना 0 और 4 के बीच में 2 यहाँ पे रख दो, 4 माइनस 8 इज माइनस का 4, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, तो रेंज ऑफ बच्चों, रेंज ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 4t कितना हो जाएगा आपका, इस कितना हो जाएगा, माइनस के 4 से लेके इन्फिनिटी। चलिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7 का रेंज। तो मैंने क्या किया यार, इसमें -4 प्लस 7 कर दो, और 7 प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहेगा। भाई 7 प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहेगा, तो बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, आप चाहो तो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो आप लिख दो यहाँ पे, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 से लेके इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7 कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3 से लेके इन्फिनिटी, और इसका रेंज इज इक्वल टू इसका रेंज, तो द राइट आंसर इज 3 से लेके इन्फिनिटी। बात आई, समझ में नहीं आई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसे एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, फिर जिस वेरिएबल को आपने सब्स्टिट्यूट किया है t मान के, उसकी वैल्यू देख ली मैंने कि उसकी अलाउड वैल्यूज है क्या, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन इन द अलाउड रीजन, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही अपने को रेंज निकालनी है। क्यों, क्योंकि t जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही है सिर्फ, और 0 से इन्फिनिटी के बीच में t इसका माइनस 40 की रेंज कितनी आती है, ये, और प्लस 7 किया मैंने, ये प्लस 7 था ना, तो प्लस 7 कर दिया। चाहो तो इस पूरे की रेंज निकाल लो, ठीक है। पर इसका मुझे पहले इसका निकालना थोड़ा आसान लगा, फिर 7 तो बाद में ऐड कर ही सकते हैं, 7 ऐड करने में क्या कुछ भी नहीं, चलिए। बात आई समझ में कि नहीं आई, तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, क्लियर। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, ओके, अगला क्वेश्चन मैंने बोला एक्स स्क्वायर, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्लियर। फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका रेंज निकालना है अपने को, इसका रेंज कैसे निकलेगा भाई, तो हमने बोला वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मैंने बोला यार एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ना आप t मान लो, क्लियर। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, t माइनस का 2। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जो रेंज होता है बच्चों वो कितना होता है, 2 से लेके इन्फिनिटी, तो मतलब t जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा आपका, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, हाँ या ना, आराम से सोच के बताओ, हाँ या ना। भाई 2 से लेके इन्फिनिटी में लाई करेगा ये आपका। तो अब अपना जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे मैंने बोला कि यार ये एक्स स्क्वायर था, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ t माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन टी,
इसका रेंज निकालना है। मतलब ये कितना हो गया, t प्लस 1/t माइनस का 2 हो गया बच्चों। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में t प्लस 1/t का ग्राफ बनवाया है। मैंने आपसे बोला था बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, x प्लस 1/x का ग्राफ याद कर लो आप आराम से, क्लियर, आप आराम से याद कर लो। x प्लस 1/x का ग्राफ बनवा चुका हूं मैं आपको इस तरीके से। और x प्लस 1/x का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, यहां से ये इस तरीके से जाता है और ये आपका हो जाएगा लाइक ये ऊपर वाला पोर्शन, क्लियर, और ये नीचे वाला पोर्शन यहां से इस तरीके से आएगा बच्चों। ये इस तरीके से आ जाएगा ना भाई। इस पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 2, माइनस का 2 नहीं। ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये -1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो 1 और 2 हो गया, ये -1 -2 हो गया। क्लियर, उसने बोला कि t जो है वो 2 से इन्फिनिटी है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, t प्लस 1/t का रेंज निकाल रहा हूँ बच्चों। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, t प्लस 1/t का रेंज निकाल रहा हूँ, फिर -2 तो बाद में कर देंगे, -2 में क्या है यार। क्लियर, तो मैंने बोला यार t प्लस 1/2 का रेंज निकालो। ग्राफ क्या है, t 2 से लेके इन्फिनिटी। तो ये था अपने पास t एक्सिस और ये था अपने पास y एक्सिस। क्लियर, तो 2 कहां पे होगा बच्चों, 2 यहां पे कहीं होगा फिर इसमें। क्लियर, 2 यहां पे कहीं होगा, यहां पे कहीं 2 लाई करेगा। क्लियर भाई, तो 2 से आगे आगे वाला ग्राफ जो है वही अपना ग्राफ है मेन। तो मतलब ये वाला ग्राफ अपना मेन हो गया। क्लियर, इससे ऊपर जाएगा ये इन्फिनिटी तक। अब ये किसका ग्राफ था, t प्लस 1/t का। अब इसमें अगर आपने t इज इक्वल टू 2 रखा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना, दैट इज 5/2। क्लियर, तो ये कितना होगा अपने पास, यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास 5/2। क्लियर, तो इसका जो रेंज है वो कितना आएगा बच्चों, इसका जो रेंज है वो आ जाएगा, तो t प्लस 1/t जो है वो आपका लाई करेगा 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसमें -2 कर दो तो t प्लस 1/t माइनस का 2 जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -2 किया तो 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ या ना, तो 1/2 से लेके इन्फिनिटी। ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ये, इस तरह के, मतलब बहुत सारे बच्चों को इनमें प्रॉब्लम रहती है। आप समझ लो किस तरीके से कर रहा हूं मैं। क्लियर, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। क्लियर, तो अपने को क्या है, पहले सब्स्टिट्यूट करना है, जो सब्स्टिट्यूट करना है उसका रेंज निकाल लो, ग्राफ बना लो, देख लो कहां से कहां तक ग्राफ जा रहा है। इसमें 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा था बच्चों, इसमें कहां से कहां तक जा रहा है, इसमें 2 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्लियर, बात आई समझ में। नेक्स्ट जैसे मैंने बोला आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द रेंज ऑफ फाइंड द रेंज ऑफ x minus 1, x minus 3, x minus 5 और बच्चों x minus का 7। x minus 1, x minus 3, x minus 5, x minus का 7। क्लियर, ओके। नाउ यार इसका रेंज कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ x minus 1, x minus 3, x minus 5, x minus 7। इसका रेंज निकालो। हाँ भाई, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इसे। अब ये आएगा यार y इज इक्वल्स टू, मेरे पास दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 है बच्चों, यहाँ पे x माइनस 3 है, x माइनस 5 है और x माइनस 7 है। क्लियर, नाउ मैंने बोला यार अब इसमें क्या करें, हम 4 डिग्री का 4 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज मुझे समझ में आई कि यार अगर मैं इन दोनों को ले लूं एक साथ तो इसमें एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x आता है, और अगर मैं इन दोनों को ले लूं बीच वालों को तो इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x आता है। भाई इसमें भी एक्स का -8x है, इसमें भी एक्स का -8x है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा कि भाई x-1 और x-7 को आप एक साथ क्लब करो और x-3 बच्चों और x-5 को आप एक साथ क्लब करो। नाउ ये कितना हो जाएगा, दैट y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7 और ये हो जाएगा बच्चों आपके पास x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 15। क्लियर, ओके। नाउ ये कितना हो जाएगा, मैंने बोला यार इसमें ऐसा करते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x को ना t मान लेते हैं बच्चों। तो t अगर आपने मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू t प्लस 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा t प्लस का 15। ओके, लेकिन अब अपने को t का रेंज निकालना पड़ेगा भाई, x का माइनस 8x था तो मैंने क्या किया, x का माइनस 8x का ग्राफ बना लिया। x स्क्वायर माइनस 8x का ग्राफ जो बनेगा बच्चों वो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। यहाँ पे आपका होगा 0, यहाँ पे होगा आपका 8। तो x का माइनस 8x का जो रेंज होता है यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और 4 पे अगर आप चेक करोगे, ये किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, x का माइनस 8x का। यहाँ पे 4 रखना, जरा इस पे वैल्यू चेक करो तो 4 कॉमा यहाँ पे कितना आएगा
4 रखा तो 16, 16 माइनस 32 इज माइनस का 16। तो इसका जो रेंज हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 8x का, वो हो जाएगा माइनस के 16 से लेके इन्फिनिटी। यानी कि जो t है आपका वो आपका माइनस 16 से लेके इन्फिनिटी हो रहा है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसका ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब मैं इसका रेंज निकालना है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसका ग्राफ बना लो अब आप, ठीक है भाई। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। अब ये तो -7 और -15 पे होगा, यानी कि इसका ग्राफ -7 -15 पे होगा, मतलब इस तरीके से ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे होगा माइनस का 15 और यहाँ पे होगा माइनस का 7। भाई ये t एक्सिस है, ये किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है। ये t+7 और t+15 का ग्राफ है। चलिए ये किसका ग्राफ था, x का माइनस 8x का। इससे मैंने क्या किया, t की रेंज निकाल ली कि t कहां से कहां तक है, -16 से लेके 8 इन्फिनिटी तक है प्लस का। अब बच्चों इसके अंदर अगर आप इसका रेंज निकालोगे तो यार ये इन दोनों के बीच का नंबर क्या आता है, 7 + 15, 7 + 15 इज 22, 22 का हाफ इज माइनस का 11, माइनस का 11 होगा यहाँ पे। माइनस के 11 पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पे वैल्यू चेक करो भाई, इन दोनों के मिड पॉइंट पे लाई करता है ये हमेशा। 15 और 7 के बीच में क्या होगा, -11 होगा कि नहीं होगा। -15 और -7 के बीच में क्या होगा, माइनस का 11 होगा। अब इन दोनों के बीच में इसमें वैल्यू रख दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -11 + 7 और ये आ जाएगा माइनस का 11 प्लस का 15। चलिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 4 एंड दैट इज 16। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है माइनस के 16। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है इसका वो -11 माइनस का 16 है। इसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ना ये वर्टेक्स वो ये है। तो इसका जो रेंज आएगा वो कितना आएगा, तो -16 इसमें यहाँ पे कहीं होगा बच्चों, -16 इसमें यहाँ पे कहीं होगा, ये आ गया आपका -16। तो अपना जो वैलिड ग्राफ है, अपना जो वैलिड ग्राफ है वो ये है, सिर्फ अपना जो वैलिड ग्राफ है वो -16 से लेके इन्फिनिटी में ये आ रहा है। नहीं आई बात समझ में, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि रीअरेंज किया और मुझे पता लगा यार कुछ चीजें सेम आ रही हैं, सब्स्टिट्यूशन में आसानी होगी। तो मुझे पता लगा यार x का -8x इसमें भी आ रहा है, x का -8x इसमें भी आ रहा है। मैंने बोला x का -8x को t मान लो आप, जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनो आप, x का -8x को t मानना जरूरी नहीं है। आप x का -8x + 7 को भी t मान सकते हो, या फिर x का -8x + 15 को भी t मान सकते हो, लेकिन जिसे मानने से कैलकुलेशन आसान हो वो मानो। तो मैंने बोला यार ये बहुत जल्दी निकल आएगा, x का -8x ग्राफ बनाया फटाफट, 0 और 8 से पास हो रहा था, दोनों के मिड पॉइंट में 4 आएगा, 4 पे वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 16। तो इसका रेंज हो गया -16 से इन्फिनिटी। फिर मैंने इसका ग्राफ बना लिया, इसका t+7 t+15 का, ये आ गया। नाउ मैंने बोला यार -15 और -7 के बीच में -11 आता है, -11 पे -16 वैल्यू आ रही है। उसने बोला t क्या है भाई, t जो आया -16 से इन्फिनिटी लेना है आपको। तो मैंने बोला -16 भाई यहाँ पे लाई करता है और इन्फिनिटी तो ऊपर तक चला जाएगा। तो इसके बीच में जो इसका रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो इसका रेंज मिनिमम वैल्यू इज -16 और मिनिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। तो इसका जो रेंज आएगा बच्चों, रेंज ऑफ द फंक्शन वो कितना आ रहा है, -16 से लेके इन्फिनिटी तक आ रहा है। चलिए बात आई समझ में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी समस्या, रेंज बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने आपको इसलिए यहाँ पे रेंज लिया है। और कुछ क्वेश्चंस जो मैं ले सकता था वो मैंने आपके असाइनमेंट में डाल दिए हैं, क्लियर। तो असाइनमेंट में आप सॉल्व करो क्वेश्चंस, वो मैंने असाइनमेंट में डाल दिए हैं, क्लियर। कुछ ऐसे क्वेश्चन वहां पे मैं उन्हें सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन उनका सेंड करूंगा। ओके नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है फाइंड द रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x का क्यूब। इसका रेंज निकालना है। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है आज, जबरदस्त है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई करो एक बार, जरूर ट्राई करो इसे एक बार कि यार किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए अब देखो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, ठीक है भाई। देखो मैंने बोला यार मेरे पास क्या है, मुझे एक चीज तो ये पता है यार, a³ + b³ अगर मैं सॉल्व करूं भाई, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है अपने पास a + b का क्यूब माइनस का 3ab एंड a + b। ये फॉर्मूला पता है आपको, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ प्लस का 3ab a + b, चलिए। तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि मैं साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का क्यूब को क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x का क्यूब था ये प्लस कॉस इनवर्स x का क्यूब था बच्चों ये। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x का क्यूब माइनस का 3 साइन इनवर्स ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x, और यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। इसमें कोई दिक्कत ना। हमने IDF में पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है बच्चों वो π/2 होता है,
ये हमने पढ़ा है। इसका मतलब क्या होगा, ये तो यार पाई बाई 2 का क्यूब हो गया, माइनस ये हो गया 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इस कॉस इनवर्स एक्स को बच्चों में पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं क्या, और इसे मैंने लिख दिया पाई बाई 2। क्लियर। नाउ ये कितना हो जाएगा अपने पास, अब इसे आप देख लो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है भाई पाई क्यूब अपॉन 8, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लिख दिया मैंने इसे 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यार ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस का पाई बाई 2। हाँ या ना, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। आराम से चेक करके बताओ ये आ गया। क्लियर। नाउ मैंने क्या किया, अब ये क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल में आ गया। ये किस में आ गया, सिंगल वेरिएबल में आ गया। भाई पहले मेरे पास दो वेरिएबल थे, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, अब मैंने इसे साइन इनवर्स एक्स में ही कन्वर्ट कर लिया कंप्लीटली। अब मैंने इसे साइन इनवर्स एक्स में ही कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आई। नाउ मैंने बोला कि यार साइन इनवर्स एक्स को ना आप टी बोलो। अब साइन इनवर्स एक्स अगर टी है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपका टी जो है बच्चों वो कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस के पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। तो टी तो आपका यहां से यहां तक लाई करेगा सर। क्लियर ना। अब आप इसका रेंज निकाल लो भाई, ये मैंने y मान लिया, इसका रेंज निकाल लो। क्लियर। तो ये जो ग्राफ है आपका वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया फाइनली y इज इक्वल्स टू पाई क्यूब अपॉन 8। ये तो कांस्टेंट है, बाद में ऐड कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है बाद में ऐड कर सकते हैं, प्लस 3 पाई बाई 2 कांस्टेंट है बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया t और ये हो गया t माइनस का पाई बाई 2। ना बच्चों ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला यार, मेरे पास क्या आ गया लास्ट में, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, मैं यहां से इसे कॉपी कर लेता हूं। ओके, मेरे पास फाइनली मेरे पास बच्चों ये आ गया। ओके, अब मुझे इसका रेंज निकालना है। ठीक है भाई, अब मैंने बोला यार ग्राफ बनाओ पहले t माइनस पाई बाई 2 का। तो मैंने पहले क्या किया, ग्राफ ऑफ, मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों t, मैंने किसका ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया t और t माइनस के पाई बाई 2 का ग्राफ ड्रॉ किया। तो यार t माइनस t पाई बाई 2 के ग्राफ ड्रॉ करोगे आप तो वो तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पे होगा आपका 0 और यहाँ पे होगा आपका पाई बाई 2। होगा या नहीं होगा भाई, यही होगा। t आपका माइनस का t माइनस का पाई बाई 2 है, ये आपका ग्राफ बन गया इसका। ये किसका ग्राफ है, t माइनस पाई बाई 2 इंटू टी का। अब इसमें जो t की वैल्यू थी वो क्या थी, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में थी। अब यार माइनस पाई बाई 2 इसमें यहां पे कहीं होगा, मान लो माइनस पाई बाई 2 यहां पे वैल्यू आ रही है इसकी, यहां पे आपका माइनस पाई बाई 2 है। ये आप इसमें y एक्सिस भी बना लो। क्लियर भाई, माइनस पाई बाई 2 यहां पे होगा इसका। क्लियर, माइनस पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसमें रख दो आप माइनस का पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, माइनस का पाई बाई 2 इंटू माइनस का पाई बाई 2 इंटू माइनस का पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस का पाई। चलिए ये हो जाएगा बच्चों पाई स्क्वायर बाई 2। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, पाई स्क्वायर बाई 2। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में, ये कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ये आ रही है पाई स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। और बच्चों प्लस का पाई बाई 2 यहाँ पर, तो ये जो ग्राफ आपको कंसीडर करना है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में करना है। यानी कि ये पिंक शेडेड जो ग्राफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो मैंने पिंक शेडेड ग्राफ किया है बस यही अपना रीजन है। इससे आगे वाला ग्राफ अपने काम का है नहीं, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में तो सिर्फ यही ग्राफ आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 2 है और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है बच्चों, मिनिमम वैल्यू इसकी यहाँ पे लाई करेगी कहीं यहाँ पे बीच में। ये होगा आपका पाई बाई 4 पॉइंट, पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू लाई करेगी, कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पाई बाई 4 और ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 4 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का पाई बाई 4। क्लियर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस का। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 16। बात आई समझ में कि नहीं आई। क्लियर, यानी कि जो आपका रेंज है t ऑफ t माइनस पाई बाई 2 का जो रेंज आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है आपका, वो आ रहा है यार माइनस के पाई स्क्वायर बाई 16 से लेके प्लस के पाई स्क्वायर बाई 2 तक। अब इसमें 3 पाई बाई 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 पाई बाई 2 अगर आपने मल्टीप्लाई किया इसके अंदर तो इसका रेंज क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या रेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसमें तो ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई क्यूब अपॉन 16 यानी कि 32 और ये हो जाएगा 3 पाई क्यूब अपॉन 4। हाँ या ना, क्लियर, ये हो जाएगा। नाउ फिर मैंने इसमें पाई क्यूब अपॉन 8 ऐड कर दिया, तो पाई क्यूब अपॉन 8 अगर आप इसमें ऐड करोगे 3 पाई बाई 2 और ये है t और t माइनस का पाई बाई 2, तो इसमें आप ऐड कर दो, ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस का 3 पाई क्यूब अपॉन 32 प्लस का पाई क्यूब अपॉन 8 से लेके 3 पाई क्यूब अपॉन 4 प्लस पाई क्यूब अपॉन 8।
अब इसे ऐड करने के बाद जो फाइनली आंसर आया रेंज ऑफ y वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो यहाँ पे हो जाएगा 32, इसका एलसीएम आएगा 32, क्लियर। और ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई क्यूब और ये होता है 4 पाई क्यूब, क्लियर। और ये हो जाएगा बच्चों अपने पास 8, इसका एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 6 पाई क्यूब प्लस का पाई क्यूब, क्लियर। तो फाइनल अपने पास आंसर आ रहा है बच्चों पाई क्यूब अपॉन 32 और ये आ रहा है 7 पाई क्यूब अपॉन 8, क्लियर। एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर y क्यूब। तो पाई क्यूब अपॉन 32 एंड 7 पाई क्यूब अपॉन 8 विल बी द राइट आंसर। बात आई समझ में? बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। आईआईटी जेई एडवांस की प्रॉब्लम है, मतलब जब आईआईटी जेई होता था एडवांस नहीं होता था उस समय की बात है, यानी कि 2015 से पहले की बात है। और ये जो क्वेश्चन है ना वो आईआईटी जेई का है। और कब आया था ये, कब आया था? जब सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो सब्जेक्टिव में उन्होंने पूछा कि इसका रेंज बताओ, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, अभी तो भाई इसका रेंज बता दो कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ही सकते हैं, क्लियर। बात आ गई समझ में बच्चों? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत? तो सब्स्टिट्यूशन में समझ में आया आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है? समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ना, इससे बड़ा क्वेश्चन मतलब इसमें नहीं है कोई इस फॉर्मेट में, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है अपना बच्चों, मैंने आपसे बोला था इसमें मेथड नहीं है, मैंने खुद से बनाए मतलब कैटेगराइज किया है, तो इसलिए इतना बड़ा है। मैंने आपसे पहले भी बोला था रेंज बहुत बड़ा है, क्लियर। और डोमेन से डिफिकल्ट भी है, डोमेन में तो कुछ भी नहीं था, है ना, क्लियर। तो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप है अपना वो क्या है? रेंज ऑफ, जो रेंज है आपका, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये हो, या फिर बच्चों लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, LINEAR, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या फिर बच्चों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपॉन लीनियर हो। अगर इनमें से कोई भी आता है तो उसका रेंज कैसे निकालेंगे? अगर इनमें से कोई भी आता है तो उसका रेंज कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, स्टेप्स क्या क्या यूज करने अपने को वो देख लो। तो अगर इस तरह का आता है कभी, तो सबसे पहले क्या करो, अज्यूम y इज इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन, जो भी आपको रेंज निकालना है इस एक्सप्रेशन का, उसे आप y के इक्वल मान लो कि y इज इक्वल टू ये हो गया। दूसरा क्या बच्चों करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड शिफ्ट ऑल टर्म, या फिर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फॉर्म अ न्यू क्वाड्रेटिक इन x। ओके, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो भाई y इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन दिया है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आप एक नई एक्सप्रेशन बनाओगे, नया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाओगे, जो कि किस में होगा, आपका x में होगा, चलिए भाई। अगर ये x में दिया है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो x के टर्म में नया एक्सप्रेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा फॉर अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो भी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने निकाला है, फॉर ऑब्टेन्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन y, फॉर ऑब्टेन्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन इन x, जो भी आपके पास x में जो भी आपको क्वाड्रेटिक मिला है, उसके लिए क्या कर दो आप, फॉर ऑब्टेन्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x पुट d इज इक्वल टू 0, पुट या फिर सॉल्व d इक्वल टू 0, सॉल्व d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्यों हो रहा है भाई, x क्या है आपके पास, x क्या है, रियल, x क्या है, रियल है, तो फॉर अ रियल नंबर d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x आपका रियल आ रहा है तो x बिलोंग्स टू r है, तो d आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा फिर तो हमेशा, क्लियर। बात आ गई समझ में? तो ये 3 स्टेप अपने को यूज करने और इनसे आपका आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में? इससे आपका आंसर आ जाएगा भाई, क्लियर। अब देखो, जब तक क्वेश्चन नहीं करते तब तक कहानी समझ में नहीं आती है यार, क्लियर। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी समझ में आएगी कहानी क्या है। ओके, और ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी से ज्यादा जनता 90% लोग इसके अंदर एक पॉइंट मिस कर जाते हैं, जो कि मैं लास्ट में बताने वाला हूं आपको, ठीक है। वो पॉइंट अपने को ध्यान से समझना है। अब वो पॉइंट क्या है वो देखना है अपने को, क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा यार, मैंने बोला कि ये है अपने पास, तो हमने बोला कि यार एक क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4x माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 12x और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 20, क्लियर। फाइंड द रेंज,
ठीक है, फाइंड द रेंज। ओके, यहां पे मैंने y इक्वल टू मान लिया, नहीं भी दिया होता तो भी आपको y मान लेते हैं ना, फाइंड द रेंज। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसे, इसका रेंज निकालो, किस तरीके से इसका रेंज निकाला जाएगा भाई। अब इसका रेंज किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यार सबसे पहला स्टेप कि y को मानो, y तो खैर मान ही लिया हमने यहाँ पे मेन क्वेश्चन में ही। अब मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू वाई प्लस 12x इंटू वाई प्लस 20y, क्लियर, इज इक्वल टू बच्चों x² प्लस का 4x माइनस का 1। सारे टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर दिया मैंने, तो x² कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 3y माइनस का 1 प्लस फिर हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 12y यहाँ पे बचेगा और माइनस का 4 यहाँ पे बचेगा, क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 20y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, है कि नहीं है, क्लियर। तो इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर आपका x अगर आपका रियल है भाई, x बिलोंग्स टू तो r है ना, तो x बिलोंग्स टू r है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों अब इसमें आप d ग्रेटर देन इक्वल टू रख दो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने बोला यार d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे तो b², तो 12y माइनस का 4 b² माइनस का 4ac 3y माइनस का 1 इंटू और ये हो जाएगा 20y प्लस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर। लेकिन एक बात समझने वाली बात है, अगर ये क्वाड्रेटिक है ओके तो इसमें कितना हो जाएगा 3y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक है x में तो 3y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y इज नॉट इक्वल टू 1/3। y आपका 1/3 नहीं हो सकता है, क्लियर, बात आई समझ में। यहां से अपने को ये बात समझ में आई। अच्छा इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा यार, पहले तो आप यहां से 4 कॉमन ले लो तो 16 आ जाएगा यहां से, और यहाँ पे बचेगा 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 1 इंटू 20y प्लस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को गायब करो यहाँ से, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 3y माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 20y प्लस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3y माइनस 1 कॉमन ले लो इसमें से, 3y माइनस 1 कॉमन आ गया बच्चों, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 इंटू 3y माइनस 1 यहाँ पे बचेगा माइनस का और ये बचेगा 20y प्लस का 1, क्लियर, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 1 बच्चों और यहाँ पे हो जाएगा 12y माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 20y माइनस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3y माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 12y और ये बचेगा माइनस का 8y और माइनस का 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y माइनस 1 और ये माइनस का और ये आ जाएगा 8y प्लस का 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों इसके बाद कितना हो जाएगा, इसके बाद आप समझ रहे हो यहाँ पे माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करोगे उधर तो ये इनइक्वालिटी के ओरिएंटेशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये इनइक्वालिटी के ओरिएंटेशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, क्लियर। इनइक्वालिटी के ओरिएंटेशन को चेंज करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस का 1 और ये हो जाएगा 8y प्लस का 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ ये कितना हो जाएगा बच्चों, y इज इन बिटवीन, y इज इन बिटवीन, यहाँ से हो जाएगा 1/3 से लेके और माइनस का 5/8 तक, क्लियर, 5/8। बात आई समझ में कि नहीं आई, क्लियर, 5/8 आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या इसका आंसर ये आएगा या फिर इसका आंसर में देखो y इज नॉट इक्वल टू 1/3, y आपके पास 1/3 नहीं है और यहाँ पे क्या है y आपका 1/3 आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहां तक आपको सारे लोग सिखाएंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करना, यहां तक आपको सारे लोग सिखाएंगे चेक करना, लेकिन एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप समझ लो IIT JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बच्चों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, वो ये है कि भाई साहब अगर आपने ये चेक नहीं किया ना तो गड़बड़ कर बैठोगे आप। मैंने बोला चेक द वैल्यू ऑफ y, check the value of y, check the value of y, check the value of y obtained from coefficient of x square is equals to 0, coefficient of x square is equals to 0। इस पे आपको चेक करना है। तो यार यहां से कितना हो जाएगा, 3y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 था, यानी कि y इज नॉट इक्वल टू 1/3 आ रहा था, ये आ रहा था अपने पास। अब हमने बोला यार इसमें ना मेरे पास एक्सप्रेशन था y इज इक्वल टू, मेरे पास एक्सप्रेशन क्या था बच्चों, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है अपने पास 3x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 20 और ये है अपने पास 3x स्क्वायर प्लस 12x और यहाँ पे कितना है प्लस का 20, क्लियर, ये है अपने पास। इसमें यार y की जगह 1/3 रख के देखो क्या होता है। तो मैंने क्या किया, y की जगह 1/3 रखा इसमें।
तो ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1/3x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20। चेक कर रहा हूं मैं, चेक करके बता रहा हूं आपको कि 1/3 आंसर में आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अब ये चेक कैसे करेंगे, जो y नहीं ले सकते थे उसे मैंने एक्सप्रेशन में रख दिया। क्लियर, इस एक्सप्रेशन में मैंने इसे रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 3। इससे ये कट गया, 12x से 12x कट गया, यानी कि 20 इज इक्वल टू माइनस का 3। यानी कि y की वैल्यू 1/3 पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर, यानी कि किसी भी x पर, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये आ गया, मतलब किसी भी x पर y इक्वल टू 1/3 आएगा ही नहीं। यानी कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल दैट y equals to 1/3 at any value of x। x की किसी भी वैल्यू पर यह पॉसिबल नहीं है कि y equals to 1/3 आ जाए, क्योंकि अगर आ रहा होता तो यहां से x की वैल्यू कुछ निकल आती। अगर यहां से x की वैल्यू कुछ निकल आती तो मैं बोल देता कि भाई y equals to 1/3 आ रहा है। जैसे मान लो आपका x equals to 5 आ जाता, यहां से मान लो आपका यहां से x equals to 5 आ गया, आपने बोला कि सर x equals to 5 आ गया, तो मैं बोल देता यार x equals to 5 पे भी 1/3 आ सकता है, तो मतलब 1/3 आंसर में आएगा। लेकिन यहां पे अभी हमने चेक किया 1/3 क्या है, y इक्वल्स टू 1/3 पे x की क्या वैल्यू आ रही है, तो हमें मालूम चला यार x की किसी भी वैल्यू पे 1/3 आता ही नहीं है। इसका मतलब 1/3 विल नॉट कंसीडर इन आंसर। तो फाइनल जो रेंज आएगा आपका, रेंज ऑफ द फंक्शन, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा माइनस का 5/8 से लेके 1/3 ओपन ब्रैकेट। यानी कि ये मैंने 1/3 इसलिए नहीं हटाया है क्योंकि यहाँ पे y इज नॉट इक्वल्स टू 1/3 था, ये इसलिए हटाया क्योंकि y इक्वल्स टू 1/3 किसी वैल्यू पे आ ही नहीं रहा है। समझ रहे हो बात को, अगर आ जाता तो उसे कंसीडर कर लेते। बात आई समझ में। फटाफट से क्वेश्चन देख लो फिर आगे की तरफ चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देख लो फिर आगे की तरफ चलते हैं। क्लियर, ठीक भाई, ओके चलिए आगे की तरफ चलें। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन लेने वाला हूं, बहुत जबरदस्त है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब इस ऐसा क्वेश्चन है बच्चों को हवा तक नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ find the range of x cube minus plus 3x square, x cube plus 3x square plus 7x minus का 11 अपॉन, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। फाइंड द रेंज ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसका आंसर बताना है, क्या आंसर आएगा इसका। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा इसका। क्लियर, तो यार इसमें क्या करेंगे, अब इसका रेंज निकालना है मुझे, तो मैंने क्या किया यार y इक्वल्स टू पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। मैंने बोला यार इसमें अगर मैं 1 रख रहा हूं ना तो 1 इसका एक रूट है, मतलब कि मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे x माइनस 1 आ रहा है बच्चों, इसके बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, मुझे चाहिए प्लस का 3, तो मैंने कहा प्लस का 4x कर दो आप, प्लस का 4x हो गया, तो यहाँ पे माइनस का 4x आ गया, माइनस का 4x आ गया, मुझे चाहिए प्लस का 7, तो यहाँ पे मैंने माइनस का 11 कर दिया। ठीक है, माइनस का 4x आ रहा है तो यहाँ पे प्लस का 11 कर दिया। ओके, अपॉन ये कितना हो जाएगा, दैट इज x माइनस का 1 और x माइनस 1 और x प्लस का यहाँ पे 6। क्लियर, ये आ जाएगा भाई। क्लियर है, बात आई समझ में। तो इसके फैक्टर करके देखे तो फैक्टर करने के बाद ये आ गया। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, यानी कि काट तो दिया आपने, काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से काट दिया आपने, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर ऐसा करोगे तो साइड में क्या लिखोगे कि आपका x इज नॉट इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना आप, x आपका 1 नहीं हो सकता तभी कटेगा, ये x आपका 1 नहीं होगा, 1 हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, x 1 नहीं है तभी कटेगा। क्लियर, बात आ गई बच्चों समझ में। नाउ यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11 अपॉन x प्लस का 6, और ये हो जाएगा अपने पास yx प्लस 6y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11। क्लियर, नाउ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर, सारे टर्म को एक तरफ लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस x लिया यहाँ से तो 4 माइनस का y आ जाएगा,
और प्लस का 11 माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 इंटू 11 माइनस का 6y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, ये आ जाएगा। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 0 हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि है ही नहीं वैल्यू। क्लियर, इसे सॉल्व कर लो यार, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 44 एंड प्लस का 24, 24y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर ये हो जाएगा अपने पास कितना 24 और 8 है ये, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 16, तो प्लस का 16y आ गया। और यहाँ पे कितना है बच्चों, माइनस का 44 है, ये 16 है तो 16 और 20 है तो माइनस का 28। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में, माइनस का 28 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर, अब इसका सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, तो इसका रेंज निकालो यहाँ से y की क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो यार यहाँ से जो y की वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आएंगी वो देख लो आप। ओहो एक सेकेंड, ये लेना था अपने को। क्लियर, तो यार यहां से जो बच्चों आंसर आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, यहां से मैंने बोला यार ये y है अपने पास। अब इस y में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बोला कि y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू प्लस का 28 हो जाएगा, ये का रूट अपॉन 2a हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 8 प्लस माइनस का, यहाँ से 4 कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा 16 प्लस 7 दैट इज 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 23। क्लियर, तो माइनस 8 प्लस माइनस का 2 रूट 23, यानी कि जो y की वैल्यू है, अब आप नंबर लाइन बनाओगे, ऐसे करते थे ना, आप नंबर लाइन बनाते थे, ठीक है ना, नंबर लाइन बनाते हो, यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का 8 माइनस का 2 रूट 23 आएगा बच्चों, और यहाँ पे आएगा माइनस का 8 प्लस का 2 रूट 23। क्लियर, 2 रूट 23, मतलब मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको क्या आ रहा है। ये जो इक्वेशन सेकंड है ना, मैंने जो इक्वेशन सेकंड मान लिया है, सेकंड मान लो इसे, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन सेकंड है ना, इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन, तो प्लस माइनस प्लस और ये आपका रीजन हो जाएगा ग्रेटर देन, तो y क्या आएगा अपने पास, y बिलोंग्स टू आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 8 माइनस का 2 रूट 23। क्लियर, और इस पे आएगा क्लोज ब्रैकेट यूनियन, और ये आ जाएगा माइनस 8 प्लस 2 रूट 23 से लेके बच्चों इन्फिनिटी तक। क्लियर, तो ये आ गया, कहां से सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या आ गया, सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना, और यही अपने पास आंसर होना चाहिए। लेकिन अभी चेक करेंगे क्या किसी पे, तो यार कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है क्या, चेक करेंगे क्या, चेक, तो चेक क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 कौन सी इक्वेशन मानी है मैंने, 1 मैंने मान ली ये वाली इक्वेशन भाई, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू 0, और है भी नहीं वो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, इसमें 1 है। क्लियर, तो एक तो इस पे चेक करते हैं, एक दूसरा कंडीशन किस पे चेक करेंगे, फर्स्ट तो आपने इस पे चेक कर लिया, सेकंड आप चेक करेंगे कैंसिलेशन, चेक एट कैंसिलेशन फैक्टर, चेक एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, चेक एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो कैंसल्ड जो फैक्टर आपने जो कैंसिल किया था उस फैक्टर पे भी चेक करेंगे, तो एट x इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा, तो हमने बोला यार एट x इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो y क्या था मेरे पास, y था मेरे पास x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 11 अपॉन यहाँ पे कितना आ रहा था x प्लस 6। भाई y क्या आया था लास्ट में कैंसिल करने के बाद, y कितना आया था, ये आया था ना y, लास्ट में y कितना आ रहा है अपने पास, यही तो आ रहा है y अपने पास लास्ट में, तो इस पे चेक करो आप, तो इस पे चेक करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 1 रखो इसमें, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 11 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा 15 और एक 16, तो ये हो जाएगा 16/7। क्लियर, यानी कि 16/7 y हो सकता है क्या, तो y आपका 16/7 भी नहीं आ सकता। क्लियर, तो भाई x आपका 1 नहीं हो सकता था, x इज नॉट इक्वल टू 1, तो y आपका 16/7 भी नहीं आ सकता, लेकिन 16/7 तो इसके बीच में आ रहा है। क्लियर, भाई 16/7 इसमें आंसर में आएगा कि नहीं आएगा, 16/7 को इसमें से गायब करोगे या इसमें रखोगे। चलिए -8 प्लस 2 रूट 23 है, रूट 23 कितना होता है, दैट इज 4 का रूट कितना होता है 16, 5 का 25, तो 4 की समथिंग हो गया ये, क्या 4 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना हो गया 0 पॉइंट समथिंग के आसपास हो गया भाई, ये कितना हो गया 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 2 इज 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग माइनस का 8 इस कितना हो गया प्लस का 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग से इन्फिनिटी तक है, तो इसमें तो 16/7 इसमें आता है कि नहीं आता, इसमें 16/7 इसमें आता है कि नहीं आता, तो आप उसे हटाओगे कि नहीं हटाओगे आंसर में से। क्लियर, तो ये कैसे चेक होगा, ये ऐसे चेक होगा कि y = 16/7 आ गया, तो अगर किसी बच्चे ने ये लिख दिया कि सर रेंज जो है, रेंज अपने पास आ गया -∞ से लेके -8 - का 2 रूट 23
और यहाँ पे आपका आ गया यूनियन, और ये आ गया माइनस का 8 प्लस का 2√23 से लेके इन्फिनिटी और माइनस का 16/7। तो ये उसका आंसर अभी जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, अभी नहीं पता ये सही है कि नहीं। अब हमने बोला यार y = 16/7 आ रहा है, तो y = 16/7 क्या किसी और वैल्यू पे आती है? भाई x = 1 पे 16/7 आ रहा है, अब x 1 नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो मैंने बोला यार 16/7 यहाँ पे रखो इज इक्वल टू x² + 4x + 1/11 अपॉन x + 6 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 16x + 16 × 6 इज इक्वल टू 7x² + 28 28x + 77। चलिए यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका x - 1 आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपके पास 7x + का 19 इज इक्वल टू 0, यानी कि x = 1 और x = माइनस के 19/7 पे वैल्यू आती है, यानी कि 16/7 जो है y, ये x = 1 पे भी आता है और x = माइनस के 19/7 पे आता है, तो 1 की वजह से कैंसिल होगा, 1 की वजह से कैंसिल होगा, ठीक है ना? 1 की वजह से क्या होगा? 1 की वजह से कैंसल्ड होगा, ठीक है ना? कैंसल्ड होगा, ओके। लेकिन x = माइनस 19/7 की वजह से आंसर में इंक्लूड होगा, बात आई समझ में कि नहीं आई? ओके तो यहां आंसर में किसकी वजह से इंक्लूड हो रहा है? वो x = माइनस 19/7 की वजह से, क्लियर? अगर आपका x = 1 ही आता सिर्फ, क्लियर, तो आप आंसर में से हटा देते इसे, ठीक है ना? लेकिन x = माइनस के 19/7 पे क्या है? 16/7 आता है, तो उसकी वजह से होगा। मतलब ये ग्राफ किस तरीके से होगा मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से मान लो आप, इसका ग्राफ, ठीक है ना? ग्राफ का फॉर्मेट सैंपल ऑफ ग्राफ, ठीक है ना? सैंपल ऑफ ग्राफ, ठीक है ना? इस तरीके से मान लो आप इसे कि भाई सैंपल ऑफ ग्राफ ना इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से आया, ठीक है, और फिर आपका इस तरीके से चला गया, ठीक है ना? यहां पे आपका ये इस तरीके से आया, ये आपका ये था, क्लियर? ये आ गया आपका यहां पे रुक गया, ये आपका y एक्सिस था, ठीक है ना? फिर ये बच्चों यहां से स्टार्ट हुआ इस तरीके से, और इसमें x = 1 पे यहां पे ओपन ब्रैकेट आ गया, और यहां पे वैल्यू कितनी थी आपकी? 1 सेकेंड, सैंपल बना रहा हूं बस मैं ग्राफ का, है ना? सिर्फ सैंपल। यहां पे आपका 1 आ गया, 1 पे वैल्यू कितनी थी? 16/7, ये 1 आ गया आपका, ठीक है ना? फिर क्या हुआ? 1 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ ग्राफ, फिर यहां से इस तरीके से चला गया, और फिर यहां से ऐसे निकल गया। ये मान लो आप इस तरीके का ग्राफ होता बाई चांस इसका, ठीक है ना? यहां पे वैल्यू है माइनस का, यहां पे वैल्यू आपका माइनस का 8 माइनस का 2√23/2, यहां पे वैल्यू है आपकी ये वाली माइनस का 8 प्लस का 2√23, ठीक है ना? अपॉन 2 थोड़ी ना यार, अपॉन 2 क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है ना? बात आई समझ में? ये है, ओके। अब यहां पर जो वैल्यू है, यहां पे क्या है आपका 19 यहां पे माइनस का, अच्छा माइनस का 19/7 है ना? एक सेकेंड, तो मैं इसे थोड़ा सा और रीअरेंज करता हूं, ग्राफ को ऐसे बनाता हूं इसे। तो ये ग्राफ ना कुछ इस तरीके से था, ऐसे करके ऐसे था एंड देन ऐसे था कुछ, ठीक है ना? बात आई समझ में? तो यहाँ पे फिर से ये माइनस के उस पर माइनस का यहाँ पे कितनी वैल्यू है? माइनस का 19/7 यहाँ पे आ गया, ठीक है? चलो एक सेकेंड यार, दोबारा से बना देते हैं, कुछ ज़्यादा ही हौच पौच हो गया ये तो, है ना? दूसरे पेज पे बना देते हैं, ठीक है ना? रुक जाओ आप, दूसरे पेज पे बना देता हूँ मैं इसका सैंपल ऑफ ग्राफ, ठीक है ना? तो ग्राफ विल लुक लाइक, ठीक है ना? ग्राफ विल लुक लाइक, जी बताओ यार। देखो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, इसलिए समय तो लगेगा इसमें ना, समय तो लगेगा, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है तो, ठीक है? ये आपका ग्राफ हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने पॉइंट मान लिया बच्चों, यहाँ पे मैंने बोला यार यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस का 8 माइनस का 2√23, यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैंने मान ली, यहाँ पे कितनी वैल्यू है? यहाँ पे माइनस का 8 प्लस का 2√23, क्लियर? यहाँ पे आपका मैंने ले लिया 16/7 वैल्यू है, क्लियर? ओके, यहाँ पे आपका 1 कहीं होगा। अब आप ग्राफ बनाओ एक, तो आपने बोला सर इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही थी इसकी, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा था ये, तो माइनस इन्फिनिटी से कुछ इस तरीके से आया ग्राफ, ऐसे चला गया, ठीक है ना? इस टाइप से, फिर यहाँ से इसने क्या किया? जंप मार लिया बाद में, क्लियर? और फिर यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे आ गया, ऐसे, मतलब इस तरीके का कुछ होगा ग्राफ,
मतलब नॉट एग्जैक्टली, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ बस मैं तो ये। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे 16/7 यहाँ पे। क्लियर, और यहाँ पे कितना आ गया आपका माइनस का 19/7। क्लियर, फिर ग्राफ क्या यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे करके गया और इस 1 पे आ गया ओपन ब्रैकेट, x = 1 पे, और फिर ऐसे करके ऊपर चला गया इन्फिनिटी तक। तो ये ग्राफ होगा, मतलब 1 की वजह से रेंज में 16/7 नहीं आ रहा था, 1 की वजह से रेंज में 16/7 नहीं आ रहा है, क्योंकि x 1 नहीं हो सकता आपका। उसने बोला कि भाई x ≠ 1 है, तो हमने बोला यार 1 की वजह से क्या आंसर आ रहा था 16/7। अब इसकी वजह से नहीं आ रहा, लेकिन ये 16/7 रेंज में क्यों काउंट हुआ, -19/7 की वजह से तो आ रहा है। तो रेंज, इस ग्राफ का रेंज बता दो आप मुझे क्या होगा। अगर इसका रेंज पूछता तो मैं आपसे क्या बोलते आप, इसका रेंज क्या बोलते हैं आप कि सर इसका जो रेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है कि -∞ से लेके यहाँ पे इस वाले रीजन का रेंज आ रहा है -8 माइनस का 2√23, और इसके बाद यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है ये -8 + 2√23 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 16/7 तो आएगा इसके बीच में। क्लियर, तो द राइट आंसर इज, तो फाइनल रेंज क्या आ जाएगा इस फंक्शन का, रेंज इज -∞ माइनस का 8 -∞ से लेके -8 माइनस का 2√23 से लेके बच्चों यूनियन, और ये हो जाएगा -8 + 2√23 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर, बात आई समझ में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कौन सा फैक्टर हटाना है कौन सा रखना है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी समस्या या कोई भी समझ में आ गई बात। क्लियर, तो ये अपने पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, ये ग्राफ ऐसा दिखेगा आपको, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, पर ऐसा दिखेगा आपको। क्लियर, ओके, मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूँ, जैसे कि मैंने बोला रेंज ऑफ द फंक्शन, ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पहले ही करा चुका हूँ। मैं एक बार यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रेंज ऑफ a sin x + b cos x, याद है आपको इसका रेंज ऑफ a sin x + b cos x। ठीक है ना भाई, इसका रेंज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों क्या होता है। क्लियर, तो इसे मतलब अब दोबारा बताने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। क्लियर, तो a sin x + b cos x का जो रेंज है वो डिटेल में बता चुका हूं मैं आपको क्या होता है, a² + b² होता है, और यहाँ पे क्या होता है माइनस टाइम्स a² + b² होता है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, दिस इज वैलिड only when the domain cover at least 2π length, when the domain cover at least 2π length। ठीक है ना, तो 2π लेंथ तो कम से कम x कवर करना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए दूसरी कंडीशन, आर्ग्यूमेंट ऑफ sin x sin and cos must be same, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कॉस मस्ट बी सेम। क्लियर, तो आर्ग्यूमेंट जो है वो साइन और कॉस का सेम होना चाहिए। क्लियर, तभी जाके आप इसका रेंज निकाल पाओगे। क्लियर, बात आ गई समझ में। अब जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे वहां पे, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन का बता देता हूँ किस तरीके से करेंगे। जैसे मैंने बोला यार फाइंड द रेंज ऑफ, वहां पे कराए हैं मैंने, ट्रिग्नोमेट्री में कराए हैं आपको रेंज ऑफ। ठीक है ना, फाइंड द रेंज ऑफ, फर्स्ट मैंने बोला फर्स्ट क्या है भाई अपने पास, फर्स्ट है 3 sin x माइनस का 4 cos x, 3 sin x माइनस का 4 cos x, इसका रेंज कितना आ जाएगा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी क्या हो जाएगा 4 + 4 16 + 9 is 5, तो √5 से लेके माइनस का √5, पहले वाले का आंसर। क्लियर, दूसरा वाला क्वेश्चन है जैसे मैंने बोला आपसे माइनस का 4 cos x माइनस का 3 sin x और माइनस का 5, इसका रेंज बताओ फटाफट। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा भाई, तो यहां से -4 cos x माइनस का 3 sin x, इसका रेंज कितना आएगा, ये आएगा आपका √5, सॉरी √5 क्यों होगा यार, ये 5 होगा ना, ये √5 थोड़ी ना होगा। रेंज ऑफ द फंक्शन इज -5 से लेके 5, 25 आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका ये हो जाएगा आपका 5 से लेके -5, तो 5 से लेके -5 आ रहा है यहाँ पे।
क्लियर। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें -5 ऐड कर दो आप, तो -4 cos x माइनस का 3 sin x का जो रेंज आएगा वो कितना आएगा, -5 और ये आ जाएगा 5 माइनस का 5। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10 से लेके 0। ये हो गया -4 cos x, या -5 करो उसमें, -4 cos x, ये आ गया आपका रेंज। ठीक है, -4 cos x माइनस का 3 sin x माइनस का 5, ये इसका रेंज आ गया आपका। ठीक है ना भाई, बात आ गई समझ में, ये इसका रेंज आ जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी डन इन ट्रिग्नोमेट्री, ऑलरेडी डन इन ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं ये। क्लियर, बात आई समझ में। अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आए, फाइंड द रेंज ऑफ, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, sin x माइनस का 3 cos x प्लस का 7, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब इसमें रेंज बताना है अपने को, तो इसमें अगर आपने, जो बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अगर आप इसका रेंज बता रहे हो कि सर इसका जो रेंज है वो इस तरीके से आएगा, अगर आपने बच्चों बोला कि इसका जो रेंज है सर वो इस तरीके से आएगा, मतलब किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया कि यार sin x माइनस का 3 cos x है, इसका रेंज हो गया 2 से लेके -2। भाई a का प्लस b का 9 + 10, सॉरी 9 + 10 इज √10, 3 + 1 कर दिया मैंने यार जल्दबाजी के चक्कर में, √10, ठीक है ना, ये √10 हो गया और ये माइनस का √10 हो गया। अब उसने बोला कि सर sin x माइनस का 3 cos x ये आ गया, प्लस 7 इसमें ऐड कर दो, तो इसका रेंज हो गया 7 - √10 से लेके 7 + √10, और ये ऑप्शंस में भी होगा लेकिन ये गलत है। क्लियर, ये आंसर नहीं आया क्योंकि डोमेन क्या है 0 से π, 0 से π में लेंथ क्या है इसका π/2। लेंथ मतलब होता है डिस्टेंस, लेंथ मतलब क्या होता है, लेंथ कवर, लेंथ का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, लेंथ मतलब बोल रहा हूं डिस्टेंस, डोमेन का डिस्टेंस, लेंथ मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो अगर डिस्टेंस आपका π/2 है, मैंने क्या बोला 2π कवर करना चाहिए, तो 2π कवर करेगा तभी आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तरीका गलत हो गया। अब करेंगे कैसे, तो करने का तरीका ये है कि अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो राइट सॉल्यूशन देख लो अब, ठीक है ना, राइट सॉल्यूशन इसे करने का राइट वे। तो राइट वे ये है इसे सॉल्व करने का कि यार मैंने बोला sin x है माइनस का 3 cos x है, मैंने क्या किया इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों पहले, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 2, इससे क्या मैं बोल सकता हूं, इसे मैं ये नहीं बोल सकता कि ये हो गया sin of x माइनस का π/3 60 डिग्री, हाँ या ना, 2 sin of x माइनस π/3 बोल सकता हूं क्या मैं से। चलिए अब नाउ आप 2 sin x माइनस π/3 का ग्राफ बनाओ। तो यार sin x माइनस π/3 का ग्राफ कैसे बनेगा, x को π/3 टाइम्स शिफ्ट कर दो, ठीक है ना, ग्राफ को π/3 टाइम्स आगे की तरफ शिफ्ट कर दो। तो मतलब ये आपके पास sin x का ग्राफ होता था, ओरिजिनल जो ग्राफ होता है आपके पास sin x का वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। आपके पास जो sin x का ओरिजिनल ग्राफ होता था वो इस तरीके से कुछ होता था, यहां से ऐसे जाएगी वैल्यू, ये जो डॉटेड लाइन है वो आपका ओरिजिनल sin x का ग्राफ होता है, हाँ या ना। चलिए ये आपका क्या होता है, ओरिजिनल sin x का ग्राफ आप इस तरीके से बनाते हो, ठीक है ना, इट्स लुक लाइक, ठीक है ना, इस तरीके से आपका sin x का ग्राफ होता है बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, इसे ना बच्चों मैंने π/3 आगे खिसका दिया, π/3 यूनिट आगे खिसका दिया, ठीक है ना। π/3 यूनिट आगे खिसकाएंगे मतलब इसे, तो ये ग्राफ यहां से बनना स्टार्ट होगा, मतलब π/3 अगर आपने इसे आगे खिसका दिया तो यहां पे π/3 से बनाना स्टार्ट कर दो, मतलब ये वाली लाइन जो है वो आपकी π/3 वाली होगी। ग्राफ को आपको π/3 यूनिट आगे खिसकाना है बस, ग्राफ को अपने को π/3 यूनिट आगे खिसकाना है बस। तो ये मेरे पास π/3 वाली लाइन हो गई, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या हो गई π/3 वाली लाइन हो गई। अब इस ग्राफ को आप यहां से बनाना स्टार्ट कर दो, इस π/3 वाली यूनिट से। तो ये π/3 से अब जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा, ये π/3 यूनिट आगे खिसक जाएगा, तो ग्राफ यहां पे इस तरीके से आ जाएगा, हर एक वैल्यू π/3 यूनिट आगे खिसक जाएगी अब, क्लियर, और ये यहां पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना, हर वैल्यू π/3 यूनिट आगे खिसक जाएगी, मतलब π/3 पे यहां पे 0 आएगा, 0 पे माइनस का π/3 आएगा, क्लियर। तो ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है, ये जो व्हाइट वाला कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा sin of x माइनस π/3 का ग्राफ। उसने बोला 0 से π/2 रखो आप इसमें वैल्यू, तो 0x आपका यहां पर है, π/2 कहां पे आएगा, फिर π/2 आपका कहां पे आएगा, π/2 आपका यहां पे कहीं आ रहा होगा, π/2 आपका यहां पे कहीं आ रहा होगा, π/2 आप यहां पे देख लो, π/3 यहां पर है तो π/2 यहां पे कहीं होगा,
ठीक है, इस व्हाइट वाले ग्राफ में π/2 यहाँ पे होगा। अब आप वैल्यू चेक कर लो, π/3 पे कितना आ रहा है, तो साइन π/3 मतलब ग्राफ कौन सा होगा अपने पास, तो वैलिड ग्राफ जो है अपने पास वो ये होगा, यहां से लेके ये वाला वैलिड ग्राफ है सिर्फ। 0 से π/2 में तो यही आ रहा है, 0 यहाँ पे, π/2 यहाँ पर है। अब वैल्यू चेक कर लो, तो अब आप चेक करोगे तो यहाँ पे चेक करो आप एट x इक्वल्स टू π/3, एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 सॉरी, एट x इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 0 माइनस का π/3, ये हो जाएगा माइनस का साइन π/3, साइन π/3 60 डिग्री यानी कि माइनस का √3/2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस के √3/2। फिर हमने बोला कि यार एट x इक्वल्स टू π/2 पे चेक करो, तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ π/2 माइनस का π/3, ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ बच्चों कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा यहाँ पे, तो π/6 यानी कि √3 यानी कि 1/2, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2। चलिए भाई, ग्राफ अगर π/2 यूनिट, π/3 यूनिट आगे खिसका है तो सारी वैल्यूज आगे खिसकेंगी ना, तो सारी वैल्यूज आगे खिसकेंगी, ये ग्राफ हो गया। तो यहां पर जो रेंज आया मेरे पास इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ का जो मैंने फाइनल रेंज निकाला कि भाई साइन ऑफ x माइनस π/3 का जो रेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है आपका माइनस के √3/2 से लेके और यहाँ पे 1/2 तक, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2। चलिए अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन ऑफ x माइनस π/3 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा बच्चों माइनस के √3 से लेके 1 तक। चलिए फिर इसमें कुछ ऐड करना है कि आपने को लास्ट में 7 ऐड करना था, ये इसमें 7 ऐड कर दो आप, तो इसमें 7 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ x माइनस का π/3 प्लस का 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 माइनस का √3 से लेके 8। अब ये इसका आंसर आना चाहिए, जबकि हमने स्टार्टिंग में वैसे कैसे देखा था, ये आंसर आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। चलिए तो जब भी आपका डोमेन कटेगा, जब भी आपका डोमेन 2π लेंथ कवर नहीं करेगा, तो फिर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात आ गई समझ में? चलिए ट्रांसफॉर्मेशन में वैसे मैं इस तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपको ग्राफ बनवाने वाला हूं, क्लियर, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि हाँ इस ग्राफ को इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे आगे की तरफ, क्लियर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, क्लियर, बात आ गई समझ में? तो अब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट तरीका है रेंज निकालने का। रेंज काफी बड़ा हो गया यार, है ना, रेंज काफी बड़ा हो गया, ठीक है, पर हैवी यार बड़ा है ना, हैवी बड़ा है। यूजिंग डेरिवेटिव, यूजिंग रेंज बाय यूजिंग डेरिवेटिव, तो रेंज बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स का यूज करके अपने को रेंज निकालनी है, रेंज बाय यूजिंग द डेरिवेटिव। ओके भाई, रेंज बाय यूजिंग द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का यूज करो और रेंज फाइंड करेंगे। अब कैसे डेरिवेटिव का यूज करके रेंज फाइंड करेंगे भाई, क्लियर? तो यार अब देखो आप ध्यान से, ये लास्ट, मेरे ख्याल से लास्ट है ये, क्लियर, इसके बाद अपन का खत्म हो जाएगा टॉपिक, मतलब इसी में कुछ पॉइंट है एक दो। ओके, मैंने बोला यार अपने पास अगर dy/dx है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर dy/dx पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, फंक्शन इज इंक्रीजिंग around the point, function is increasing around that point, उस पॉइंट के आसपास फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, अराउंड दैट पॉइंट, उस पॉइंट के आसपास फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर आपका dy/dx नेगेटिव आ रहा है, dy/dx नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग अराउंड दैट पॉइंट। ये आपने पढ़ा होगा यार मैक्सिमा मिनिमा के अंदर, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, क्लियर, बात आ गई समझ में? ओके, तो ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली कहानी हो गई, क्लियर। तो अगर आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको समझ में आता है, ये कहानी हो गई। अब हम बात करें जैसे, क्लियर, मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, इस तरीके से, क्लियर। तो अब मैंने बोला यार अगर ऐसी बात है, तो यहाँ पे अब आप देखो पॉइंट क्या होगा अपने पास। तो मैंने बोला कि फर्स्ट सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा इफ f' is positive and fx is a continuous function, fx is continuous and fx is a continuous function in a to b। अगर आपका f' है वो पॉजिटिव है और फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है a से b में, देन रेंज क्या हो जाएगा, मैंने आपसे बोला था ना डोमेन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन में, डिक्रीजिंग में।
तो रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। चलिए इस तरीके का मतलब ग्राफ आपका किस तरीके से बनेगा, ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा कि मान लो आपका ये ग्राफ है, आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है आपका लाइक ये आपका एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पे, ठीक है, और आपने बच्चों ग्राफ बनाया यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से कुछ ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना, ये तो ये आपका हो गया बी पॉइंट और ये आपका हो गया ए पॉइंट। तो ए से लेके तक बी, ए से लेके बी तक क्या है, फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, ओके, और क्या है, इंक्रीजिंग हो गया और कॉन्टिन्यूस हो गया, ओके बच्चों। तो ये आ गया आपका सीधा रेंज। अगर मान लो इसी में अगर बी पार्ट होता, ये मैंने मान लिया कि भाई ये क्या है अपने पास ए पार्ट है, ये अपने पास ए पार्ट हो गया, बी पार्ट होता। अब बी में वो आपसे बोलता कि इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एंड फंक्शन एंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी, ठीक है ना, ए से बी में कॉन्टिन्यूअस, देन रेंज कितना हो जाता, देन रेंज विल बी, रेंज हो जाता बच्चों आपका एफ ऑफ बी से लेके एफ ऑफ ए तक। चलिए क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब इस केस में कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, और डिक्रीजिंग में क्या है, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा कुछ। चलिए तो ये आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। क्या डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे ए एफ ऑफ ए आएगा, चलिए, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा आपका बी एफ ऑफ बी आएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी से लेके एफ ऑफ ए हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका हो गया व्हेन फंक्शन इज आपका डिक्रीजिंग एंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में। अब जैसे कि ये हो गया अपने पास, अब मैंने जैसे बात की यहाँ पे आपसे, ओके ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट मैंने बोला, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया आपसे, मैंने बोला यार इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ, हमने बोल दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एल एन एक्स इन 1 to e, ये बोल दिया भाई मैंने कि भाई अब अपने को रेंज बताना है कि 1 से लेके e में इसका रेंज कितना आएगा, ये बता दो आप, ठीक है ना। तो इसका रेंज बताओ यार कितना आएगा, 1 से लेके e में इसका रेंज क्या होगा, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो हमने बोला यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो डेरिवेटिव वाले मेथड से चलते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए तो मेरे पास एफ एक्स कितना है बच्चों, एफ एक्स है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज ई की पावर एक्स प्लस एल एन एक्स। चलिए अब मैंने बोला यार इसका डिफरेंशिएशन करो, एफ डैश एक्स निकाला तो एफ डैश एक्स आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अगर एक्स आपका 1 से ई के बीच में है, if x belongs to 1 to e, तो इसका मतलब f डैश x तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन 1 to e में ये कॉन्टिन्यूअस भी है, इसका मतलब एफ एक्स कैसा हो गया आपका, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज ऑफ फंक्शन विल बी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 से लेके एफ ऑफ ई तक आ जाएगा। तो नाउ द रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, लॉग 1 0 होता है, तो ई से लेके और ये आ जाएगा ई की पावर ई प्लस 1, ये इसका रेंज हो जाएगा, क्लियर। तो ई की पावर ई से लेके ई की पावर ई प्लस 1 विल बी द राइट आंसर, क्लियर। बात आई समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके एक चीज लिखा देता हूँ कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे है छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें क्या हैं बच्चों, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें ये हैं कि नोट करके लिखो फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, अगर आपके पास कभी इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग आ जाए, ये क्या है, स्टैंड फॉर इंक्रीजिंग। ये क्या बोल रहा हूं मैं, बार बार इंक्रीजिंग लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्लियर, इंक्रीजिंग, और इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग, इसका मतलब है डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू इंक्रीजिंग, ठीक है ना। सेकंड बच्चों, अगर आपके पास कभी भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, आईएनजी डिक्रीजिंग प्लस यहां पे डिक्रीजिंग आता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे एरो है डिक्रीजिंग। तीसरा बच्चों है आपके पास, कभी आपके पास माइनस ऑफ इंक्रीजिंग आ रहा है,
ऊपर मतलब माइनस ऑफ इंक्रीजिंग आ रहा है, क्लियर, तो माइनस ऑफ इंक्रीजिंग आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग के इक्विवेलेंट। अगर बच्चों कभी आपका माइनस ऑफ डिक्रीजिंग आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग, क्लियर। अगर आपके पास कभी ये हो गया 4, ठीक है, अगर आपके पास कभी भी फिफ्थ इज कि आपके पास कभी भी इंक्रीजिंग ऑफ माइनस का डिक्रीजिंग आ जाए, ये इंक्रीजिंग और ये आपका डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग और माइनस डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग और माइनस का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो ये आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर आपके पास कभी भी इंक्रीजिंग आ जाए और प्लस में डिक्रीजिंग आ जाए, ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, नथिंग कैन बी सेड, नथिंग, THING, नथिंग, एक सेकेंड, ठीक है, कांट से एनीथिंग, ऐसे लिख लो, कांट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कह सकते, है ना, चेक करना ही पड़ेगा, कांट से एनीथिंग, क्लियर, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाए इंक्रीजिंग ऑफ माइनस ऑफ इंक्रीजिंग, तो इसमें भी कुछ नहीं कह सकते, कांट से, कुछ भी नहीं कह सकते, इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, नहीं पता, ठीक है। अगर आपके पास कभी बच्चों डिक्रीजिंग माइनस का डिक्रीजिंग आ जाए, तो इसमें भी हम कुछ भी नहीं कह सकते, कांट से। नाइन्थ बच्चों, नाइन्थ में मैंने बोला इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग में भी कुछ भी नहीं बोल सकते, कांट से एनीथिंग, ठीक है ना, इसमें भी हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। ओके, टेंथ वाला बच्चों, अगर अपने पास अगला, अगर आपके पास ये आ जाए इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है ना, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो इसमें हो जाएगा आपके पास इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर आपके पास कभी ऐसे आ जाए 11th में इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग आ जाए, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, डिक्रीजिंग। अगर 13 इसमें अगर कभी आपके पास डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग आ जाए, अगर यहां पर डिक्रीजिंग ऑफ ब्रैकेट में इंक्रीजिंग आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। और कभी आपका 14 में कभी आपके पास डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग आ जाए बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट हैं जो कि आप यहां पे लिख सकते हो, क्लियर। तो अब इनमें 4 में कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए तो ये है कि जब भाई दोनों सेम होंगे तो इंक्रीजिंग आएगा, और दोनों अलग होंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग और अंदर डिक्रीजिंग था तो डिक्रीजिंग आ रहा है, बाहर डिक्रीजिंग था अंदर इंक्रीजिंग था तो डिक्रीजिंग आ रहा है। अगर अंदर डिक्रीजिंग बाहर डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग आएगा, और अगर बाहर इंक्रीजिंग अंदर इंक्रीजिंग है तो भी इंक्रीजिंग आएगा, क्लियर। ये हो जाएगा अपने पास, क्लियर, बात आ गई समझ में। यहाँ पे नोट करके और लिख लो कुछ, नोट करके हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं यार, कभी भी आपके पास अगर ऐसा हो कि आपको कभी भी f प्लस जी का मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है, तो यहां पे इज नॉट इक्वल्स टू f मैक्सिमम या मिनिमम। ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम निकालो और ऐड कर दो, ठीक है ना, तो ये नहीं कर सकते जनरली, ठीक है ना, ये हम जनरली नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्लियर। कि भाई दो फंक्शन थे, दोनों ऐड हो रहे थे, दोनों का मैक्सिमम निकालना था, तो पहले का मैक्सिमम निकाल लिया, दूसरे का मैक्सिमम निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो sin x प्लस cos x का रेंज क्या आता, अगर ऐसा होता तो क्या आता, sin x का मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, -1 से 1 होता है, इसका भी मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, -1 से 1 होता है, तो इसका रेंज तो फिर क्या आना चाहिए, -2 से 2 आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता, क्यों, क्योंकि sin x और cos x का रेंज क्या होता है, sin x प्लस cos x का रेंज कितना आता है बच्चों, -√2 से लेके प्लस का रूट, रेंज तो ये आता है इसका, क्लियर। तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते चीजों को, क्लियर, आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्लियर भाई, समझ में आ गई बात कि नहीं आई, क्लियर। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, ओके। तो इसके बहुत सारे अभी कुछ क्वेश्चंस मैं इसके वहां पे भी कराने वाला हूं आपको, जब लास्ट में हम लोग जेई की कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे एक्स्ट्रा, तो वहां पे भी कुछ कराने वाला हूं। एक रेंज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बाय यूजिंग AMGM का यूज करके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो वहां पे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे कुछ बहुत सारे इनइक्वालिटी के अंदर, तो वहां पे मैंने आपको AMGM के बताया था ना, मैक्सिमम वैल्यू निकालो मिनिमम वैल्यू निकालो, तो वहां पे भी हम कर चुके हैं। तो रेंज यूजिंग बाय मैक्सिमम मिनिमम AMGM, रेंज बाय यूजिंग रेंज
रेंज बाय यूजिंग AMGM, ठीक है ना। AMGM का यूज करके हम ऑलरेडी रेंज निकाल चुके हैं। ओके, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या होती थी कंडीशन कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता था बच्चों, क्लियर। तो इस कंडीशन को लगा के हम लोग, ठीक है, ये आता था। ओके, तो ऑन इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन A is equals to B, when numbers are same, A equals to B, numbers are equal। जब नंबर्स इक्वल होंगे तभी AM is equals to GM आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्लियर। ओके, तो AM इक्वल्स टू GM है, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे AMGM लगा के तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, बात आई समझ में। तो ये हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन किस तरीके से हो जाएगा कि फाइंड द रेंज ऑफ x स्क्वायर प्लस 9/x², क्लियर। तो इसका अगर रेंज निकालना है तो मैंने बोला यार एक नंबर मेरे पास x² है, दूसरा नंबर मेरे पास x² है, 9/x² है, तो AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM कर दो। तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 9/x² डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² इंटू 9/x² का रूट, ये से कट जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस 9/x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 3 is 6, ठीक है। बट ऑलवेज चेक इक्वलिटी, ठीक है। इफ इक्वलिटी होल्ड्स फॉर एनी रियल x then we proceed, ठीक है, proceed the AMGM मेथड। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका इक्वलिटी होल्ड होगा नंबर्स के बीच में तभी आप AMGM लगाओगे। जैसे x² इज इक्वल टू 9/x², x4 इज इक्वल टू 9, देन x² इज इक्वल टू प्लस माइनस का √3, सॉरी प्लस माइनस का 3, क्लियर। तो x² इज इक्वल टू -3 नॉट पॉसिबल, बट x² इज इक्वल टू 3 इज पॉसिबल, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस का √3। तो इस x इक्वल टू प्लस माइनस √3 पे इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इक्वलिटी होल्ड ना करे, तो आप AMGM नहीं लगा सकते, तो आप बच्चों AMGM नहीं लगा सकते। तो इक्वलिटी का होल्ड होना बहुत जरूरी है AMGM लगाने के लिए, क्लियर। किसी भी तरह की कोई दिक्कत बच्चों समझ में आ गई बात। तो ये था आपका इज ऑल अबाउट द रेंज, क्लियर। रेंज काफी बड़ा टॉपिक है, जैसे मैंने बोला काफी बड़ा टॉपिक है यार, क्लियर। बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा अपने को काम करना पड़ता है। तो ये रेंज आपका हो गया, अब आप इसे अच्छे से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट